गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चन दिया था आई थिंक वो सबका कंप्लीट हो गया होगा। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, साबुन और साबुनीकरण तथा इसका स्वच्छीकरण क्रिया भी देखेंगे इसी में। ठीक है, तो साबुन और साबुनीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि साबुन क्या है। नाम तो सब लोग साबुन का सुनी होगी, यूज़ भी करती हो, लेकिन ये बनता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और साबुन के बनने की जो क्रिया होती है वही साबुनीकरण होती है। तो क्या है इसके बनने की क्रिया? सामान्य परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो हम कहेंगे एक उच्च वसा अम्लों यानी वसा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन वसा अम्ल क्या है? वसा अम्ल, अगर हम पुराने समय में जाएं तो साबुन का निर्माण जो होता था वो चर्बी के द्वारा होता था, जंतुओं के चर्बी के द्वारा कराया जाता था और उसमें कुछ राख मिला दिया जाता था। राख या मिट्टी की तरह से कोई पदार्थ मिलाया जाता था और मिला करके साबुन तैयार किया जाता था, जो कि पानी के साथ झाग उत्पन्न करता था। अब उस समय तो लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जंतुओं की चर्बी को अगर हम लोग देखें तो वह उच्च अणुभार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा है। इसके साथ अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो साबुन प्राप्त होता है, साथ ही साथ ग्लिसरॉल मिलता है। परिभाषा के रूप में जब लिखेंगे, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा तनु KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उच्च वसा अम्ल का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला वाली, ये देखो ये C17H35 ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन है या एल्किल समूह है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टीरीन। CH2 COO C17H35 COO C17H35 C2H2 ये श्रृंखला के साथ में C2H2 नहीं CH2O CO C17H35 ये स्टीरीन या वसा है। इसके साथ अगर सोडियम या पोटेशियम कास्टिक सोडा या पोटास कास्टिक पोटास इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर क्रिया कराई जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वह सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरॉल मिलता है। ये समझ में आ रहा? उच्च अणुभार वाले वसा हैं ये। ठीक है, इसकी जगह पर स्टीरीन की जगह पर अगर हम स्टीरिक एसिड की जगह पर पामिटिक एसिड ओलिक एसिड भी ले सकते हैं। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, तो इस हाइड्रोकार्बन युक्त स्टीरीन के साथ या वसा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीरेट या साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, अब साधारण रूप में इसको हमने लिख दिया कि वसा अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू साबुन प्लस ग्लिसरॉल, या इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं जो ऊपर लिखे वो उसी चीज़ को सिर्फ एल्किल समूह की जगह पर हमने यहाँ R लिख दिया। CH2COOR, R जो होता है वह C17H35 से C15 से लेकर के C17 तक कार्बन के जो परमाणुओं की संख्या होती है C15 से C17 तक हो सकती है, इसलिए R लिखें। ये एल्किल समूह कहलाता है। जैसे ओलिक अम्ल के लिए होता है C17H33, पामिटिक अम्ल के लिए होता है C15H31 COH पामिटिक अम्ल है, और स्टीरिक अम्ल के लिए C17H35 COH होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम यहाँ R लिख दी है, CH2COOR CHCOOR CH2COR। अब जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो होता क्या है, यह Na जो है इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, यहाँ आ जाता है और 3RCOO बन जाता है। R का मतलब वही एल्किल समूह आ जाता है इसमें, और यह जो OH होता है यह CH2OH CHOH CH2OH जो कि ग्लिसरॉल बनता है।
ठीक है। इसके दोनों भाग दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। OH कहाँ चला जाता है? यहाँ वाले समूह के हाइड्रोकार्बन के साथ, और ये कहाँ आया? एल्किल समूह के साथ। तो यह जोड़ करके सोडियम स्टीरेट बना लेता है और यह ग्लिसरॉल बना लेता है। इस तरह की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं साबुनीकरण की क्रिया। इस प्रकार तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से प्राप्त साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, साबुन जल में विलय होते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं, मृदु साबुन और कठोर साबुन। पोटेशियम युक्त साबुन मृदु साबुन कहलाता है। अभी हम लोग देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम युक्त जो साबुन होगा वह कठोर साबुन होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं तो जो पोटेशियम स्टीरेट बनेगा वह मृदु साबुन होगा। क्लियर है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मृदु साबुन पोटेशियम युक्त होता है और कठोर साबुन सोडियम युक्त होता है। ये दोनों इसका मेन डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ इसके जो उच्च अणुभार वाले वशीय अम्ल होते हैं, इन पर भी इसकी कठोरता निर्भर करती है। अभी हमने संतृप्त अम्ल जैसे स्टीयरिक अम्ल लिए थे। स्टीयरिक अम्ल या पामिटिक अम्ल के लवण का अनुपात यदि अधिक होता है तो उस साबुन की कठोरता अधिक होती है। कैसा अम्ल है? कैसा हाइड्रोकार्बन है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे ओलिक अम्ल है, इसके लवण की अगर अधिकता हो जाती है या अधिक अनुपात में लेते हैं तो इसकी कठोरता कम होती है। ओलिक अम्ल वाले जो इसमें लवण की अधिकता होती है, उस तरह के कठोरता जिसकी कम होती है, वह शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि में इस तरह के साबुन का उपयोग किया जाता है, जो कि मृदु साबुन कहलाता है। इसलिए देखती होगी कि ये साबुन, शैम्पू या शेविंग क्रीम ये आसानी से झाग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। अच्छे साबुन के कुछ गुण होते हैं। तो ये इतना सबको स्पष्ट है, मृदु साबुन और कठोर साबुन, साबुन और साबुनीकरण की क्रिया। अब अच्छे साबुन के गुण देखेंगे। अच्छे साबुन की विशेषता होती है कि इसमें 10% से अधिक जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जल की मात्रा एक सीमित होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, साबुन में क्षार की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षार जो होता है वह त्वचा और वस्त्र दोनों के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है, साबुन चिकना तथा मुलायम होना चाहिए और इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिला होना चाहिए। इन 3-4 पॉइंट के आधार पर हम कहेंगे कि साबुन एक अच्छा साबुन है और साबुन की विशेषता हम लोग इसको लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है कि साबुन के गुणों को लिखिए, तो आप इसको लिखोगे। इसी तरह से साबुन के प्रकार होते हैं। साबुन 2 प्रकार का होता है, नहाने का साबुन होता है और कपड़ा धोने का साबुन होता है। ये तुम लोग जानती ही हो कि नहाने के साबुन का यूज़ नहाने के लिए किया जाता है और कपड़े धोने के साबुन का यूज़ कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। तो जो ये साबुन बनता है, नहाने के साबुन, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें अच्छी किस्म के तेल का तथा वसा का प्रयोग किया जाता है, और कपड़े धोने के साबुन में ठीक इसका उल्टा सस्ते तेलों द्वारा तथा वसाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है, रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए। देखती होगी कि नहाने वाला साबुन में अच्छी खुशबू होती है ना, और तुम लोग जाकर के दुकान में खरीदती भी हो कि अच्छी खुशबू वाली साबुन दे दीजिए। तो रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें कपड़े धोने के साबुन में ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। इनमें पूरक पदार्थ कहते हैं, जैसे इसके अलावा कोई ऐसा मीडिएटर पदार्थ मिला दिया जाता है, जैसे सिलिकेट इत्यादि होता है। सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या पोटेशियम सिलिकेट अगर मिला देते हैं तो साबुन शुष्क हो जाता है। तो शुष्क करने के लिए इसको मिलाया जाता है। तो नहाने के साबुन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वहीं पर कपड़े धोने वाले साबुन में सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। नहाने के साबुन में कोई हानिकारक क्षार नहीं होता है, और कपड़े धोने के साबुन में हानिकारक क्षार होता है जो त्वचा और वस्त्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है। इतना सबको क्लियर है कि साबुन क्या है, साबुनीकरण क्या है, साबुन के प्रकार क्या हैं। अब आगे स्वच्छीकारक देखेंगे। सबको क्लियर है इतना?